जिसमें फर्स्ट लॉ है जिसको हम लोग डील करने वाले हैं, एंड दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन। ये लॉ ना एक्चुअली हमें किसी भी रिएक्शन के रेट को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। तो आपके सामने एक रिएक्शन, ये पूरा चैप्टर रेट पर ही था ना, डील रेट पर चल रहा था, मतलब रिएक्शन की स्पीड कैसी होती है, कितनी होती है, और हम इस रिएक्शन की स्पीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स थे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े। तो अगर मैं आपको ये समझाऊं, आइए एक बार पॉज करना, तुम्हें एक स्टिक देनी पड़ेगी मुझे, है ना, तो ये बहुत ऊपर हो गया, तुम कर पा रहे हो अप्रोच, बेचारी थक जाती होगी। लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए हम लोग पहला लॉ पढ़ने वाले हैं जो हमें एक रिएक्शन के रेट को बताने में हेल्प करेगा। कुछ खास दीदी इससे कोई क्वेश्चन आता है कि नहीं, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता, बट हाँ इससे हम काफी सारी आगे वाली चीजों को सीखेंगे, लर्न करेंगे। सो वी हैव अ रिएक्शन A + B। तो हमें लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब रेट पूरा सीधा डिपेंड करेगा रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट्स हैं, बाद में करना है, रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, पहला तो 2 दिख रहे हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, उन सभी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल में होता है रेट। सिंपल, मतलब जितना भी रिएक्टेंट आप लोग लेके चल रहे हो 2, 3 वेदर 1, उसकी कंसंट्रेशन लिखो और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, उस पर डिपेंड करता है रेट। आपको याद होगा पहला फैक्टर भी यही था, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और हमने ये पढ़ा था जितनी ज्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती है उतना ही हमारी रिएक्शन का रेट या स्पीड बढ़ता है, जिसमें मैंने आप सबको ऑक्सीजन वाला एग्जाम्पल भी दिया था कि हम बर्निंग करते हैं, याद करो, याद आया आप लोगों को? यस, तो ये उसी फैक्टर से ये पूरा लॉ बना है। और प्रोपोर्शन का साइन अगर हम हटाते हैं तो वी विल बी हैविंग K, और K विच इज रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग रेट इक्वेशन पढ़ेंगे, बट मुझे आप लोगों को पॉज करेंगे एक बार और स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर स्विचिंग ऑन दिस। रेट लॉ इक्वेशन, हालांकि मतलब हम लोगों ने सिंपल सी चीज ये पढ़ी, दोबारा रिपीट करें जो लेट आए हैं बच्चे, अगर आपके पास कोई रिएक्शन है और आप उस रिएक्शन का रेट या फिर उस रिएक्शन की स्पीड को फाइंड आउट करना चाहते हो, तो इस लॉ ने हमें बताया कि रिएक्शन का रेट पूरी तरीके से प्रोपोर्शनल होता है, डिपेंड करता है आप उस रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट्स ले रहे हैं और उनकी कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। मतलब जो भी तुमने रिएक्टेंट लिया आपको उसका कंसंट्रेशन पता होना चाहिए। कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? मोलारिटी, यू हैव सेवरल मेथड्स टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। यहाँ पर हम बेसिकली मोलारिटी को ही डील करते हैं, उसी से ही डील ऑन करते हैं। तो जो भी कंसंट्रेशन है आपकी रिएक्टेंट्स की, उनको मल्टीप्लाई करो, इनके प्रोपोर्शनल में रेट रहता है, और अगर साइन हटाते हैं तो हमें K मिलता है। पहले K की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। रेट कांस्टेंट, हालांकि ये कांस्टेंट है, ऑल्दो इट्स अ कांस्टेंट, बट इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी रिएक्शन, बिकॉज हर रिएक्शन का रेट अलग होगा, हर रिएक्शन की स्पीड अलग होगी। जितना जल्दी तुम्हारे बॉडी में रेस्पिरेशन होता है उतना ही जल्दी डाइजेशन होता है क्या? हर सेकंड में? नो, नहीं होता है। तो स्पीड दोनों ही प्रोसेस की अलग है। जितनी जल्दी आपकी बॉडी में न्यूरोलॉजिकल रिएक्शंस होती है, as I'm a bio teacher too, तो I have several examples related to bio. So जितनी जल्दी आपकी बॉडी में न्यूरोलॉजिकल रिएक्शंस होती है, I'm talking about your thinking, whenever your emotional swings are there, when you touch something that you can feel exactly it's a solid. ये feel तभी आ गया, आपको टच करते ही आ गया। इसमें कुछ टाइम लगता है क्या? लगता है। अगर मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट कराऊं, जैसे मैं ये मार्कर ही है, मैं इसको ड्रॉप करूं और आप बिल्कुल इसके पास हाथ रखो, मैं बोलूं आप इसको पकड़ेंगे, मैं ड्रॉप कर रही हूं, तो आप इसे पकड़ ही नहीं पाएंगे, चैलेंज है। आपका हाथ यहाँ होगा तब भी, आपको मैं बोलूं मैं ड्रॉप करूं, क्योंकि वो नीचे निकल जाएगा, या तो यहाँ होगा तब आपका हाथ बंद होगा। क्योंकि क्यों होता क्या है, मैंने इसको बोला मैं ड्रॉप कर रही हूँ, पर उसको पहुंचने में, उस सिग्नल को पहुंचने में तुम्हारे दिमाग में टाइम लगता है।
आपने देखा होगा काफी लोगों की पेपर को लेके भी रील थी ऐसी, तो आप देख सकते हैं इस चीज के बारे में, घर पे करके भी देखना अपने भाई बहनों के साथ, ठीक है। ये ना हो कि आज आप पूरा दिन इसी में लगा दें, ऐसा ही कुछ एक मिनट, एक लाइव एग्जाम्पल। कभी भी हाथ जब कभी जल जाता है, किसी गर्म चीज को पकड़ते हो, तो वो अगर तुरंत ही पता चल गया होता तो हाथ तो हट जाता, सेफ हो जाते आप, पर आपको वो चीज पता तब लगती है जब वो काम हो चुका होता है। यस और नो? आप एक बात को ध्यान से सुनो। आपने एक ग्लास को उठाया, आपको गर्म लगता, टेबल से उठा रहे हैं, आपने गर्मा गर्म एकदम हॉट कप ऑफ टी है, उसका मतलब हॉट टी है, कॉफी जो भी है उसके अंदर हॉट लिक्विड है, आप उस ग्लास को उठा रहे टेबल से। आप नोटिस करना, अगर वो वही पता चल जाता ना तो आप उसको उठाते ही नहीं, क्योंकि टच तो आपने तभी कर लिया, उठाया तो है, इसका मतलब आपने पकड़ा तो उसको तभी है, पर सेंस आपको थोड़ा सा उठाने के बाद हुआ। आप करके देख लेना। इसके लिए वो गर्मा गर्म चीज आप फटाफट, अरे कहाँ रखूं, तो बहुत गर्म है, फिर हाथ से आप रखते हैं उसको, वहां रखते हैं, नहीं तो फिर छोड़ देते हैं। तो ये आपको टाइम लगता है, पर ये रिएक्शन सो फास्ट होते हैं, इसलिए हम लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो हमारी बॉडी में होने वाली रिएक्शंस या फिर हमारी बॉडी के बाहर होने वाली रिएक्शंस में हर रिएक्शन की स्पीड एक दूसरे से अलग होती है, इसलिए हर रिएक्शन का के अलग है, ठीक है। दैट्स कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन। एक रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है, पर हर रिएक्शन के लिए सेम नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं रेट लॉ इक्वेशन। ये हमें सिखाता है कि अगर कोई इक्वेशन आपको ऐसे दी है, यानी कि उसके साथ उसके कुछ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स भी है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं n2 + 3h2 gives 2n h3, तो आपके पास ये जो 3 है ये हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, पता है ना, जो हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे लिखा होता है नंबर। तो रेट लॉ इसके लिए कैसे लिखते हैं, तो रेट होता है which should be equal to K A B C, और इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इनकी पावर बन जाता है। पर ये हर बार सेम नहीं होता, कुछ रिएक्शंस में ये पावर्स इन पावर से अलग होती है। दीदी वो कौन सी रिएक्शन है, मतलब उसमें ऐसा क्यों, आप तभी तो आपने ही बताया। मतलब मान लो मैं इसी का एग्जांपल लेती हूँ, क्योंकि इस रिएक्शन में ऐसा होता है, मैं एग्जांपल पे इसीलिए इसको ले रही हूँ। यहाँ पे आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, पता है ना आपको, हेबर्स प्रोसेस से अमोनिया बनाया जाता है, आयरन एज अ कैटलिस्ट, मॉलिब्डेनम ऐसा, पता है तुम्हें? मैं थोड़ा धीरे ही बोल लूँ फिर। ये रिएक्शन का नाम है हेबर्स प्रोसेस। इसमें आयरन को एज अ कैटलिस्ट और मॉलिब्डेनम को एज अ प्रमोटर की तरह यूज करते हैं। जितनी भी रिएक्शंस में 99.9%, बेटा यार एक बार पॉज कर, एक सेकंड के लिए, जहाँ हुई है पढ़ लो, क्लास हुई है तो पढ़ लो। तो 99, अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ ना, मैं तुमसे ना अभी एक काम करूंगी, I'll ask you the questions कि मैंने क्या पढ़ाया अभी, कौन सी रिएक्शन मैंने क्या बात की, क्योंकि जो बीच में ना ऐसा नहीं है तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं होता, बट तुम्हारा फोकस इतना खराब है कि तुम एक चीज में फोकस ही नहीं रख पाते। तुम अभी इसी वक्त रास्ते में बारिश में भीग रहा था तो सामने कौन खड़ा था या कौन खड़ी थी छतरी के नीचे, तुम्हें वो ध्यान आएगा ही आएगा। यहाँ देखो यार, कॉन्सेंट्रेट में पूछूंगी आपसे तो तुम्हारा फोकस कैसे है नहीं पता चल जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द रीजन। मैं रीजन पूछूंगी क्यों ऐसा होता है। कुछ रिएक्शंस में जब आप रेट लॉ लिखते हैं तो रिएक्टेंट्स के जो कोफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, बट एक्चुअली में इनकी पावर्स, जैसे हाइड्रोजन की पावर होनी चाहिए थी 3, पर नहीं होती है इसमें। वो कौन सी रिएक्शंस है जिनमें एक्चुअली ये लॉ फेल हो जाता है? वो रिएक्शंस जिसमें रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। वो रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट्स ज्यादातर गैस होते हैं, गैसियस फॉर्म रिएक्टेंट्स। पहली मैं हिंट दे रही हूँ, रिएक्टेंट्स गैस है। दूसरा हिंट, कोई ना कोई सॉलिड कैटलिस्ट है। ऐसी रिएक्शन में तुम बनाना अमोनिया, और तुमने क्योंकि मुझसे सीखा है कि जितना रिएक्टेंट बढ़ाओगे उतना अमोनिया तुम्हें ज्यादा मिलेगा, उतना प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा,
तो तुम इसी काम को करते रहना और तुम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को बढ़ाए जाना ये सोच के कि दीदी ने बताया था कि अमोनिया ज्यादा मिलेगा, पर इस केस में आप मुझे डेफिनेटली बुरा बोलेंगे क्योंकि ऐसा नहीं होगा, फेल हो जाएगा लॉस में। तो गैसियस रिएक्टेंट्स में जिसमें सॉलिड कैटलिस्ट हो 99.9%, ये जो पावर्स होती हैं वो स्टोइकियोमेट्रिक पावर नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें रेट इन रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करता। अब क्वेश्चन आ रहा है क्यों हम रटे, क्यों ऐसा क्यों है, समझा देती हूँ। वैसे मुझे बाद में बताना था बट क्योंकि अभी पॉइंट चल रहा है तो क्लियर यहाँ करती हूँ। होता क्या है, ध्यान से सुनो। ये जो मेरा क्लेंच फिस्ट मैंने बनाया, ये मान लो आयरन है, या मैं यहाँ पे बताती हूँ, ये मान लो आयरन है, ये हमने लिया कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट का काम होता है सरफेस देना, प्लेटफॉर्म देना। पिछली क्लास में एग्जांपल दिया था कि ट्यूशन एक प्लेटफॉर्म है, इसकी वजह से आप लोगों के जो आप में से कुछ बच्चे हैं वो एक दूसरे को जान पाए हैं, नहीं है तो आप नहीं जान पाते। अब अगर मैं क्या करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये ट्यूशन का प्लेटफॉर्म भर गया और अगर कोई बच्चा आ रहा है तो मैं उसको नहीं दे रही इस बैच में एडमिशन की, ठीक है अब क्लोज हो चुका है, मैं नहीं दे रही हूँ आपको एडमिशन। तो वो बच्चे को अगर मैंने मना किया कि बैच फुल हो चुका है, तो क्या वो बच्चा आपके कांटेक्ट में आ पाएगा? वो बच्चा वहीं से चला गया वापस, अब क्या वो आपके कांटेक्ट में आएगा? क्या वो बाकियों की तरह जो आप बैठे हैं आपके फ्रेंड्स बन पाएगा? तो क्या उसका रिएक्शन भी ऐसा हो पाएगा जैसा आप लोगों का रिएक्शन हो रहा है मिलके? नहीं हो पाएगा। तो ऐसा ही होता है कि आयरन के सरफेस पर आके बैठती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस। अब जितना सरफेस भर गया उतना काम होगा। तुम पागल ही हुए जा रहे हो, तुम और गैस दिए जा रहे हो। तो भाई यहाँ तक गैसेस भर चुकी है, पूरे सब जगह गैस भर गई है और गैस आ भी रही है तो इनके ऊपर बैठेंगी। उन्हें कैटलिस्ट का प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो वो प्रोडक्ट। तो इस बार पूरा खेल किसने किया, रिएक्टेंट्स ने या कैटलिस्ट की सरफेस ने? तो ऐसी रिएक्शंस के लिए ये रेट लॉ का जो पावर है वो हमारा ये वाला पावर, मतलब ये वाले कोफिशिएंट्स नहीं होते, वो मैच नहीं करते। ये रिएक्शन के टाइम पे हम कह सकते हैं कि ये रेट लॉ इक्वेशन फेल हो जाती है, ठीक है। और ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं जीरो ऑर्डर। पर मैं अगला टॉपिक वही समझाने वाली हूँ, ऑर्डर क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड डालिए, ये नोट कर लिया, पॉज करो। तो आते हैं यार ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पे। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ध्यान से देखेंगे। किसी भी रिएक्शन का अगर रेट लॉ लिखा हुआ है, रेट लॉ इसे कहते हैं रेट लॉ इक्वेशन। A raised to power P, B raised to power Q या C raised to power R। यहाँ बढ़ाओगे बढ़ाओ। रेट लॉ इक्वेशन आपके पास क्या होता है? A raised to power P, B raised to power Q and C raised to power R मैंने लिखा, और कुछ भी हो सकते हैं पावर्स यहाँ पे। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है ये जो पावर्स लिखी है इनका सम, बस ये ऑर्डर है। तो दी हुई इक्वेशन में से जो भी पावर है उन्हें ऐड कर देंगे तो हमें ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं एक इक्वेशन यहाँ लिखूं, जैसे कि हालांकि इसका तो फ्रैक्शनल होता है बट कोई बात नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर एक रिएक्शन देके तुमसे पूछे कि इसकी रेट लॉ इक्वेशन लिखो और इसका ऑर्डर निकालो, तब आपको कोई टेंशन नहीं लेना। आपको सिंपल जैसे सिखाया है, फर्स्ट रिएक्टेंट, सेकेंड रिएक्टेंट, क्या नंबर क्या है इनके आगे बोलो तो? ये कितने हैं दोनों? 1 1 ना, तो ऑर्डर कितना है बोलो? दीदी अभी तो आपने बोला जरूरी नहीं है कि इन पे पावर वो हो जो इनके आगे लिखे हुए नंबर्स हैं। तुमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा ना तो तुम्हें ऐसे ही ऑर्डर निकालना है बस। उस केस में तुम्हें दिमाग नहीं लगाना कि ऑर्डर ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। बट अगर कोई क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा है, कैलकुलेट दी ऑर्डर, अगर रिएक्शन दी हुई है जस्ट काउंट करो इनके नंबर्स, इनकी पावर पे लिखो और आप ऐड कर दो, ठीक है। ऑर्डर कैन बी जीरो। जीरो ऑर्डर का एग्जांपल अभी बता चुकी हूं। इसका ऑर्डर जीरो क्यों है? क्योंकि पूरा का पूरा रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, बस उसी पे ही पूरे। जैसे फर्स्ट ऑर्डर का कोई भी रिएक्शन का एग्जांपल दो जिसके अंदर एक ही रिएक्टेंट हो। फर्स्ट ऑर्डर कोई भी एक एग्जांपल
इसको हीट कर रहे हैं तो ये चेंज हो गया N2O3, 2N2O3 और 2 3 6, 2 5 10 और बचा 4 ना 2O2। तो आप ये सेकंड ऑर्डर का है, ये सेकंड ऑर्डर है क्योंकि इसकी पावर कितनी है। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जिसमें रिएक्टेंट आपके पास क्या हो, सिर्फ सिंगल हो, तो वो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये मैंने बोला था फ्रैक्शनल ऑर्डर का एग्जाम्पल है। एक्चुअली कुछ बुक्स में आप इसको लिखा हुआ देखोगे, ऐसे लिखा जाता है रेट KH2 और Br2 की पावर हाफ। पर जरूरी नहीं है कि आपसे फ्रैक्शनल ऑर्डर दीदी, ये तो इसके आगे तो 1 और इसके आगे 1 है। ये कुछ ऐसी ही रिएक्शन है कि इसमें, एक सेकंड बेटा आप दोनों मत बोलो, ये कुछ ऐसी ही रिएक्शन है कि जिसमें हमारे सोच से, हमारी थिंकिंग से एक्चुअली वो वाली सेम पावर्स उठ के नहीं आई जो रिएक्टेंट्स की आनी चाहिए थी। द फ्रैक्शन के केस में भी ऐसा होता है। अब आप कहोगे हम भी एग्जाम में इस चीज से कंफ्यूज हो सकते हैं, तुम्हें कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। तुम्हारे पास जब भी तुमसे ऑर्डर पूछा जाएगा, स्ट्रेट एक रिएक्शन लिखी जाएगी और आपको बस उस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स देखने हैं और उन पे आगे लिखे हुए नंबर्स यानी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखने हैं। दूसरा, ऐसी रिएक्शन पे जरूर नजरें को गड़ाए रखें, याद रखें जिसमें गैसियस रिएक्टेंट हो और सॉलिड। ये मैं हिंट आपको दे चुकी हूँ कि यहाँ पर जीरो ऑर्डर पॉसिबल होगा। ठीक है, कर दो उसको। बेटा आप लोगों को ये क्यों सिखाया जा रहा है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट? ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से एमसीक्यू डायरेक्टली भी आ जाता है और कभी कभी ना न्यूमेरिकल में हमें यूनिट देख के पहचानना पड़ता है ऑर्डर कौन सा है। तब आगे आपको कभी न्यूमेरिकल में ये काम बहुत आएगा। तो अब आप लोग ये भूल ना जाओ, हर बार थोड़ी याद रखोगे फर्स्ट ऑर्डर के के की ये यूनिट होती है। के मतलब क्या है, दोबारा से अगर आप चाहो तो मैं लिखती हूँ। याद है रेट इज इक्वल टू के ए बी एंड सो ऑन, कितने भी रिएक्टेंट हो सकते हैं। अगर ये रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की है, कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, उसका ये रेट इक्वेशन है, तो उसकी के की यूनिट अलग होगी। अगर कोई रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की है, उसका मान लो ये रेट इक्वेशन है, तो उसकी के की यूनिट अलग होगी। तो अब हम के की यूनिट को कैलकुलेट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम जीरो ऑर्डर से। फ्रॉम लिखना था, जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम लोग। बच्चों जीरो ऑर्डर का मतलब समझते हो? ध्यान से देखना, रेट इज इक्वल टू के और हमारा जो भी रिएक्टेंट है उसकी पावर ही जीरो कर दो, क्योंकि उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है रेट। तो हमारा जो भी कोई रिएक्टेंट है उसकी पावर जीरो कर दो। क्यों जीरो क्यों लिखा मैंने? दैट्स ऑर्डर इज जीरो, सिंपल। रिएक्टेंट पे रेट डिपेंड, तो रिएक्टेंट की पावर जीरो है। ठीक है, अब यूनिट निकालना सिखाते हैं। याद रखना रेट की यूनिट फिक्स है। द रेट इज हैविंग यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड। के की यूनिट आपको निकालनी है। जो भी कोई रिएक्टेंट है तुम्हारा, उसकी यूनिट भी फिक्स होती है, मोल पर लीटर। क्यों ये यूनिट फिक्स है मोल पर लीटर? क्योंकि ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर से लिखते हैं। इसकी पावर क्या है? और किसी की भी पावर जीरो थी तो ये तो खत्म, 1, तो के की यूनिट डायरेक्टली आ गई। अब कुछ को ये समझ नहीं आया होगा, पर एक बार फर्स्ट ऑर्डर को देखो, समझ में आएगा। ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होगा, जरा बताओ तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होगा? रेट इज इक्वल टू के ए की पावर बोलो 1, राइट? तो रेट की यूनिट फिर से वही मोल पर लीटर। के की यूनिट हमें कैलकुलेट करनी है। एक कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की यूनिट थी मोल पर लीटर एंड पावर क्या चल रही है 1, और मोल पर लीटर एक बार है तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल, पर सेकंड आ गई के की यूनिट। समझ में आ रहा है? हर बार आप रेट की यूनिट लिखते जाओ और कंसंट्रेशन की यूनिट लिख के उसकी पावर अकॉर्डिंग टू ऑर्डर लगाते जाओ, और आपसे जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करिए, अपनी यूनिट कैलकुलेट करिए। जल्दी से सेकंड ऑर्डर की मैं सिखा दूं, थर्ड की तुम निकालोगे। दीदी ऐसे हम 100 ऑर्डर तक निकालते जाएंगे आज? नहीं, बस थर्ड ऑर्डर तक ही हम लोग यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे। तो रेट के ए रेज़ टू पावर 2 मोल पर लीटर पर सेकंड के, ये हो गया मोल पर लीटर की पावर 2 है। अगर ये पावर 2 है बच्चों, ध्यान से देखो, तो क्या हो गया? मोल का स्क्वायर
और लीटर 2, ये नीचे आएगा यार, यहाँ पे आएगा बच्चों, तो इसको लेकर या फिर एक काम करो, डायरेक्टली कर सकते हैं, पर डायरेक्टली में अगर तुम्हारे में से किसी बच्चे का दिमाग नहीं काम किया तो देखो, मोल स्क्वायर है, एक मोल से एक मोल कैंसिल, नीचे एक मोल बचेगा। नीचे अगर किसी को यहाँ दिक्कत आ रही है तो परेशान मत हो, ये +2 है, ये ऊपर पावर यहाँ लिख लो, ऊपर पावर है 1 पर लीटर पर सेकेंड, यहाँ पावर है इसकी +2 और इसकी -2। तो आप एक काम करो, डिवाइड वाली पावर ऊपर आती तो माइनस हो जाती है ना, तो आप लिख दो ये +1 है, -2, ये -1, गलती मत करना, ये नीचे लीटर वाला -2 ऊपर आके आंसर आया -1 पर सेकेंड। ठीक है, ये क्लियर हो गया कैसे नंबर्स ऊपर आए? ठीक है, दैट द यूनिट ऑफ के इज दिस। करिए पॉज, करिए बेटा, नोट करिए। तो एक बात ध्यान आ गई, चलो कब डिस्कस करेंगे उससे कोई बात नहीं। यूनिट्स हमारे पास आई है 0 ऑर्डर की, मोल पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास आया है पर सेकेंड, सेकेंड ऑर्डर आपके पास आया है पर मोल, लीटर पर सेकेंड, और थर्ड ऑर्डर आपके पास आया होगा मोल रेज़्ड टू पावर -2 लीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपके पास यूनिट्स आई होंगी। ठीक है, तो मुझे तो याद है, डेफिनेटली आपको भी याद हो जाए ऐसे ही। तो ध्यान से देखेंगे सबके पीछे क्या चल रहा है, या सबके पास एक चीज कॉमन है, पर सेकेंड। तो गैसियस मीडियम में रिएक्शंस जो होती है ना, उनकी के की यूनिट थोड़ी अलग लिखी जाती है, पर सेकेंड सबके साथ रहेगा। बच्चे मोल पर लीटर को वो लिखते हैं एटीएम। यहाँ मोल पर लीटर है क्या? बोलो तो, है क्या? नहीं है, मत लिखो एटीएम। यहाँ मोल पर लीटर नहीं है, एक्चुअली रिवर्स हो गया, मोल है पर यहाँ पर मोल है, यहाँ पर लीटर है, यहाँ लीटर है, तो एटीएम की पावर हो जाएगी -1। सुनो ध्यान से, मैंने बताया अभी एटीएम क्या है। एटीएम होता है मोल पर लीटर। अगर उसकी पावर -1 कर दोगे तो जरा ध्यान देना, -1 इससे मल्टीप्लाई होगा, इसके ऊपर आएगी ये पावर। एक्चुअली पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, और यहाँ -1 × -1 +1। बात समझ में आ रही है? और इधर क्या होगा? इधर हो जाएगा एटीएम की पावर -2। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है 1 सेकेंड लगेगा, याद कर ले, वरना इसमें बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। ध्यान से देखो, इस चीज को हम एटीएम की पावर -2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एटीएम होता है मोल पर लीटर, और अगर उसकी पावर -2 होगी तो होगा मोल -2, और -1 × 2, -1 × -2, तो एक्चुअली यही आया। ठीक है, और जिन्हें ये पावर कन्वर्जन्स नहीं रखना वो लर्न करें। अब आते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल्स पे, पॉज करें।